नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट पेपर 1 जो कि आपका 2017 में हुआ था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ईवीएस के 30 क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। तो आपको बताना है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है। और राष्ट्रीय गान को रचित किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको रचित किया था। ठीक है। और ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यहाँ पे इन्होंने थोड़ी और जानकारी दे रखी है। यहाँ बता रखा है यह है सर्वप्रथम 27 दिसंबर 2011 को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन और जिसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण दत्त जी में गाया गया। तो यानी कि आपका जो था ये जन गण मन राष्ट्रीय गान आपका सबसे पहले जो था आपका 27 दिसंबर 2011 को जो भारतीय कांग्रेस का कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण दत्त जी, तब पहली बार ये गाया गया था। इसकी आपको पता ही है मैक्सिमम अवधि कितनी होती है 52 सेकेंड और इसकी मिनिमम अवधि कितनी होती है 20 सेकेंड। ठीक है। बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो पुष्कर मेला आपका सिंपल सा आंसर है अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बता भी रखा है कुछ, पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। अजमेर से 11 किमी दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर है। तो पुष्कर में क्या है, ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है पूरे भारत में। जो ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है वो कहाँ पे है आपका, केवल और केवल पुष्कर में है। ठीक है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इनका मंदिर आप पुष्कर के अलावा कहीं और नहीं बना सकते। ठीक है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। इसमें बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। ठीक है। हजारों हिंदू लोग इस मेले में आते हैं और अपने को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान करते हैं। ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। तो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है आपकी यूवीसी। ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ यूवीसी सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद यूवी, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका यूवी बी। और सबसे कम आपकी हानिकारक होती हैं आपकी यूवी ए। तो सबसे ज़्यादा आपकी हानिकारक होती हैं यूवी सी, उसके बाद यूवी बी और उसके बाद यूवी ए। तो सबसे ज़्यादा आपकी होगी यूवी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का आपका आंसर हो गया। ठीक है। बात करेंगे अपने, यहाँ पे इन्होंने कुछ बता भी रखा है कि अगर यूवी जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं अगर ये जीवधारियों पे जो शरीर पे अगर सीधे पड़ते हैं तो इनके क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। तो आपका जीन परिवर्तन हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, प्रतिरक्षा तंत्र का कम होना हो सकता है, यानी कि जो आपकी इम्यूनिटी पावर है वो कमज़ोर पड़ सकती है, पौधों की वृद्धि में रुकावट आ सकता है, मोतियाबिंद की समस्या हो सकती है, सर्ण वर्ण आदि। तो ये सारी चीज़ बहुत सारे जो है आपको हानि हो सकती है, मतलब अगर आप इनके सीधे संपर्क में आते हैं तो। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक अबायोटिक घटक नहीं है। प्रोटीन, कवक, मृदा, फास्फोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवक। ये आपका क्वेश्चन मेरे ख्याल में 2018 या 2019 में भी पूछ रखा है। पहले मतलब इसके बाद जो पेपर हुए थे ये 2017 का है, तो उसके बाद जो पेपर हुए वहाँ भी पूछ रखा है। कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। ठीक है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्राय उत्पादक तथा उपभोक्ता के
मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं। अब आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो बारिश में जहाँ घास फूस लगी होती है, झाड़ बाड़ होता है, तो वहाँ एक, जिसको आम भाषा में, गाँव की बोलचाल की भाषा में सांप की छतरी बोलते हैं। तो जो सांप की छतरी होते हैं ना, वो सारा यही होता है, कवक होता है वो। ठीक है। और कवक कई तरह का होता है, सारा कवक खाने लायक नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपको वो मिल जाए तो आप समझने लगो कि बहुत पौष्टिक है, ये है वो है, और खाने लग जाओ। जहरीले भी होते हैं। ठीक है। सभी टाइप के जो कवक होते हैं वो खाने लायक नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। मशरूम बोलते हैं, मशरूम जो होती है ना, मशरूम की सब्जी, वो कवक ही होता है, वो खाने वाला होता है। लेकिन गिर शेर परियोजना अब स्थित है। तो गिर नेशनल पार्क आपका कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। तो गिर शेर परियोजना भी कहाँ पे स्थित होगी? आपकी गुजरात में होगी। सिंपल सा आंसर है। एशियाई सिंहों का घर, होम ऑफ एशियाटिक लायंस की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभयारण्य, जिसे 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, में गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई। यह परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है और यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो एशियाई शेरों की अगर भी बात करेगा तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात गिर अभयारण्य। ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि WWF से आशय है। WWF सिंपल सा आंसर है, ये भी आपका आने वाले जो पेपर थे 2018 या 19 का पेपर, ऐसा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन 18, 19 या 20 में, ये आज हम 5वां क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है। हमने 2022 का करवा लिया है, 20 का करवा लिया है, 19 का करवा लिया है और 18 का करवा लिया है। तो इन्हीं पेपरों में से ये पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। तो WWF से आशय है आपका ये ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व वन्य जीव कोष है। सन 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्यजीव कोष WWF की स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? आपका ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में जो है, स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है, वहाँ पे ये इसका हेडक्वार्टर है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? आपका विलुप्त प्राणी ज्वाइंट पांडा। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। जितनी हमारी जानकारी थी पेपर के पर्पज से वो हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। अब 7 की बात करेंगे। गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी सिंपल सा आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। तो सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी है। सबसे लंबी नदी भी जो है ना भारत की, वो गंगा नदी ही है, जिसकी 2500 समथिंग कुछ लेंथ है लंबाई, यानी एग्जैक्ट मुझे डेटा याद नहीं आ रहा, लेकिन 2500 कुछ जो है इसकी लंबाई है। और जहाँ पे ये आपकी बंगाल में जाती है, फिर बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिर जाती है। ठीक है। तो गंगा का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी, ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से होता है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से निकलती है। ठीक है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो देवप्रयाग में क्या होती है? आपकी अलकनंदा और भागीरथी आ रही होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो ये आपका देवप्रयाग शहर हो गया, यहीं समझ लो। ठीक है। ये इतने एरिया में आपका देवप्रयाग शहर बसा हुआ है। तो इधर से आ रही होगी एक भागीरथी और इधर से आ रही है अलकनंदा। तो यहाँ पे ये जॉइंट होती, मतलब मिलती हैं, फिर उसके बाद ये गंगा बनती है। ठीक है। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इन दोनों के संगम, मतलब मिलने के बाद ही ये गंगा, ये जो है यहाँ पे ये वाली गंगा बह रही है, और यहाँ पे ये अलकनंदा और यहाँ पे भागीरथी। यहाँ पे ये दोनों गंगा नहीं है, ये मिलने के बाद ही गंगा बनती है इनके। देखो यहाँ पे इन्होंने लंबाई भी दे रखी है 2525 मीटर। ठीक है। तो ये है। और ये 5 राज्य में बता रखा है, 5 राज्य में बहती है। आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। और हाँ, आपके एक यूपी टेट के क्वेश्चन पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है
कि उत्तर प्रदेश में गंगा कहाँ से प्रवेश करती है पहले सबसे पहले कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। ठीक है, क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से ये प्रवेश करती है गंगा भारत में, मतलब उत्तर प्रदेश में। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कह रहा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? सिंपल सा आंसर है, ये भी रिपीट हो रखा है आपके, ये क्वेश्चन भी जो है आपके 18, 19 या 20, 22 के पेपर में रिपीट हो रखा है। ठीक है, तो भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा और सीखने को भी मिल रहा होगा। कह रहे हैं कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अब स्थित है। जागृत यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो ये एंडीज़ में है, एंडीज़ पर्वतमाला है तो वहाँ पे है। कोटोपैक्सी एक जागृत सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी है और ये साउथ अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, कह रहा है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो मेरे ख्याल में जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सबको पता होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ठीक है, यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चोमांगयुंग डंग हिमानी से निकलती है। ये भी याद रख लेना, ये कहाँ से निकलती है, पूछ लेता है कभी कभी। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू, तिब्बती भाषा में बोलते हैं इसको। ठीक है, तिब्बती भाषा में पवित्र करने वाली के नाम से जाना जाता है। और इसकी कुल लंबाई वगैरह नहीं पूछता आपके, बस जो है ये गंगा की ही लंबाई पूछता है। थोड़ा बहुत याद रख लेना होगा, तो ये याद रखना होगा इसका कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह माजुली इसी नदी पर स्थित है और ये असम में पड़ता है। माजुली द्वीप जो है ना आपका, ये द्वीप समूह जो आपका बता रहे हैं माजुली नदी द्वीप, ये आपका असम में पड़ता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोल रहा है कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर स्तर के उपभोक्ता होते हैं। सबसे उच्चतर स्तर के होते हैं आपके मांसाहारी। सबसे पहले आएंगे आपके प्रोड्यूसर, फिर प्रथम। ठीक है, पहले तो आएंगे उत्पादक जैसे पेड़ पौधे हो गए आपके, फिर आएंगे दूसरे नंबर पे आपके प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं आपके शाकाहारी। फिर द्वितीय उपभोक्ता पे आते हैं आपके सर्वाहारी, जो मांस भी खाते हैं और आपकी दाल सब्जी वाली रोटी भी खाते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ते हो गए, तो ये आपके द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। और उसके सबसे ऊपर आते हैं मांसाहारी, जो केवल मांस खाते हैं, जैसे शेर हो गया, ये सब। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है चार्ट, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने बता भी रखा है। फर्स्ट क्या हो गया, पहले नंबर पे आपके उत्पादक पेड़ पौधे। ठीक है, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे छोटे छोटे ये जीव होते हैं जो इनको खाते हैं। ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, फिर द्वितीय उपभोक्ता होते हैं जो आपके सर्वाहारी होते हैं एक तरह से। ठीक है, और जो मांस भी जितने हैं वो होते हैं आपके सर्व मांसाहारी। ठीक है, और ये हाइयर होते हैं। ठीक है, टॉप पे आते हैं इसमें, जो आपका पिरामिड होता है ये ऊर्जा का। ये यहाँ पे इन्होंने डायग्राम भी बता रखा है कि ये टिड्डा है। सबसे पहले घास बनी, घास को खाया टिड्डे ने, और टिड्डे को खाया आपके द्वितीय उपभोक्ता यानी कि मेंढक ने, और मेंढक को खाया आपके तृतीय उपभोक्ता सांप भाई साहब ने, और ये सांप को खा लिया अंतिम उपभोक्ता भाज ने। ये भी जो है तृतीय उपभोक्ता में आता है। ठीक है, तो ये सब, फिर इनका अपघटक हो गया, फिर ये भी मरेगा। तो ये जो है इसको जब ये अपघटित हो जाता है तो ये कवक वगैरह बन जाते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक नोटिस भी दे रखा है, नोट दे रखा है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है। सी या ना, सी हमारा जीवाणु, नहीं जीवाणु तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, ठीक है, तो वो कौन सा है? सिंपल सा आंसर है इसका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है आपका पृथ्वी तल के नज़दीक है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधित सारी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी तूफान, मेघ गर्जना और पाला, ओस आदि इसी मंडल में घटित होते हैं। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और दे रखी है आपको, जो आपकी याद करने की चीज़ है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर किमी पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से घटता है। यानी कि जितना आप ऊपर जाओगे तो आपका टेम्परेचर घटेगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, ठंड बढ़ेगी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। कौन कौन से हैं आपके? यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। ठीक है। यहाँ इन्होंने दे भी रखा है कि 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य हैं। आपके अस्थायी सदस्य भी पूछ सकता है। कितने हैं? 10। और टोटल की बात करेंगे तो टोटल हमारे 15 सदस्य हो जाएंगे। यानी कि हमारे अस्थायी भी शामिल हो जाएंगे उसमें और हमारे स्थायी सदस्य भी शामिल हो जाएंगे टोटल में। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हमारा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अब स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में स्थित है और इसे 1958 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया तथा 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर की बात आई है, तो हम पहले जो पेपर करा चुके हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी पूछ रखा है, कब स्टार्ट हुआ था। तो आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। वैसे एक बात देखी हो कि आपने कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं यूपी टेट में, सबसे ज़्यादा मज़ा पढ़ने में आपको, देखो मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा पढ़ने में ईवीएस ही आता है। ठीक है। वैसे तो सीडीपी भी इंटरेस्टिंग है, साइकोलॉजी पढ़ते हो आप उसमें, लेकिन ईवीएस थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है। चलो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो सिंपल सा आंसर है यार, सूरज है और कौन है। ठीक है। तो ये दे रखा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो पेड़ पौधे खाना नहीं बनाएंगे, ना अपने लिए ना हमारे लिए। और जब पेड़ पौधे आपके पता ही है उत्पादक होते हैं, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता उसको खाता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाता है, फिर तृतीयक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक खाता है। यानी कि आपके जो मेन है सूरज ही है। अगर सूरज नहीं होगा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, खाना नहीं मिलेगा किसी को, तो क्या ही कहो, क्या कैसे जीवन जी पाएंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। एगमार्क का संबंध है। तो एगमार्क का संबंध है आपका क्वालिटी से, गुणवत्ता से, ना ही पैकेजिंग से, ना ही संसाधन से, ना ही उत्पादन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से है। एगमार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थ पर लगाया जाता है। ठीक है, शुद्धता की पहचान बताता है एगमार्क। चलो, जिन क्वेश्चनों पर हमें टाइम देना चाहिए वहाँ पर हम टाइम देंगे, और जिन क्वेश्चन पर हमें लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए तो हम उनको पढ़ के निकल देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। सिंपल सा आंसर है, जो आपका ये पश्चिम बंगाल का रीज़न है, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल वाला जो रीज़न है, यहाँ पे है आर्सेनिक का जल प्रदूषण। मुर्शिदाबाद ये सब क्षेत्र जो है ग्रसित है आर्सेनिक के प्रभाव से।
ठीक है। और ऑर्सेनिक है आपकी मेटलॉइड है, ठीक है। चिप वगैरह बनाने में ये सब काम आते हैं। यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है कि भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। और भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ का राजनान राजनंदनगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। तो ये सब है। यहाँ इन्होंने बता भी रखा है कि पश्चिम बंगाल के 4 जिले मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तरी तथा दक्षिणी 24 परगना में आर्सेनिक की मात्रा भूमिगत जल में मानक स्तर से अधिक पाई गई है। तो ये था। थोड़ा सा और फैक्ट दे रखा है इन्होंने, जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है अगर आर्सेनिक ग्रसित आप जल पियोगे तो, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा जल्दी चलते हैं। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा बोल रहा है कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, किड़वन कहते हैं भाई। सिंपल सा आंसर है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, सॉरी 40 नहीं, हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 20। पेपर में क्वेश्चन नंबर 140 था, बट अकॉर्डिंग टू द ईबीएस का जो क्वेश्चन है ये होगा 20। किस देश के संविधान में से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया? आपका यूएसएसआर यानी कि रशिया से लिया गया है, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। सोवियत संघ, जिसका औपचारिक नाम सोवियत सामाजिक गणतंत्रों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसे प्रत्येक नागरिक, भारतीय नागरिक को पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, ध्रुव तारा कहाँ कहा जाता है? तो ध्रुव तारा, ये क्वेश्चन भी आपका जो बाद के पेपर हुए हैं वहाँ पे पूछ रखा है। तो ये तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, तो आपके लिए पीवाईक्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव में जो सबसे तेज़ तारा दिखता है ना, जो सबसे चमकीला तारा दिखता है उत्तरी दिशा में, तो वही ध्रुव तारा कहलाता है, ठीक है। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, तो वही वाली बात है। उत्तरी दिशा में जो सबसे तेज दिखता है तारा वही होता है आपका ध्रुव तारा। टाइमिंग सी बन गई थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, ये सवाल भी आ रखा है आपका 1970। अब मैंने आपसे कहा भी था ऊपर कि आपको बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और भाई साहब लोग यही क्वेश्चन आ गया। तो भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ टाइगर के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, ठीक है। ओके। फूलों की घाटी बतानी है आपकी। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? अगर आप फूलों की घाटी बताओगे तो आपको बताना है कि शांत घाटी कहाँ पे स्थित है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। पीवाईक्यू में आ रखा है 18, 19, 20, 22 वालों में। फूलों की घाटी आपकी केवल और केवल उत्तराखंड में स्थित है। आपको बताना है शांत घाटी कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा बोल रहा है कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की कितनी संख्या होती है? तो सिंपल सा आंसर है 206 होती है। तो आपको बताना है, शिशु का भी दे रखा है, मैं शिशु के बारे में पूछने वाला था। शिशु में कितनी होती है? 300 होती हैं, वयस्क में 206। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका एम्स्टरडेम। और आपको बताना है कि एम्स्टरडेम कहाँ की कैपिटल है, ठीक है।
लो ये यहाँ भी दे रखा है, ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड में स्थित है। तो ये कहाँ की कैपिटल होगी? नीदरलैंड की। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1971 में की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था संस्था का वो क्या था? वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना था। ठीक है, बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय चरण के दौरान का आक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। तो ये जो होता है आपका जल और NADP, यहाँ पर बता भी रखा है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण की अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में होता है। इस अभिक्रिया में जल के अणुओं का प्रकाशीय अपघटन होता है तथा हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं। यहाँ पे इन्होंने आपकी रिएक्शन भी दे दी है। ठीक है, तो ये बता रखा है NADP NADPH अपचयन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है आपको ये याद रखना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा बोल रहा है कि LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, ठीक बात है। इसका जो है उच्च ऊष्मायमान है, बहुत बढ़िया बात है। नीले ज्वाला से निकलने वाला है, ठीक बात है। गैस मीथेन उत्सर्जन करने वाला ये नहीं है। और ये भी आपका 18, 19, 20, 22 में से किसी एक पेपर में पूछ रखा है क्वेश्चन। समझ रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका PYQ करके जाने के लिए? ठीक है, तो PYQ करके जाने हैं सारे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा बोल रहा है प्रजातियों की उत्पत्ति एक संरचना है। ये बात किन्होंने बताई है? आपके चार्ल्स डार्विन जी ने बताई है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है ये कितनी है? चार्ल्स डार्विन की एक रचना है। ऑप्शन नंबर बी सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 हमारा बोल रहा है कि मकर रेखा है। मकर रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ या 23 डिग्री साउथ? 23.5 डिग्री साउथ ये भी आपका आ रखा है। यानी कि जो 18, 19, 20 वाले पेपर में है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन पूछ रखा है क्वेश्चन भी। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। उत्तर की बात करेगा 23.5 डिग्री अक्षांश तो कर्क रेखा, दक्षिण की बात करेगा 23.5 डिग्री अक्षांश तो मकर रेखा। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, साउथ पोल में सबसे बड़ा दिन होता है आपका कब? 22 दिसंबर। बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन है आज का EVS का 2017 के पेपर का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है तो द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में अवस्थित है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। तो ये थे आपके EBES 2017 यूपी टेट का पेपर बन गए 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमारा जो मेथड है समझाने का वो भी ठीक ठाक लगा होगा। अगर ठीक ठाक लगा हो तो भाई लोगों थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, लाइक कर दो और अपने चैनल को भी बढ़ाओ यार आगे। चलो मिलेंगे अपने नेक्स्ट PYQ में। धन्यवाद।